जो स्टूडेंट संस्कृत विषय से एलटी ग्रेड की परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो उनके लिए है। सबसे बड़ी समस्या क्या है स्टूडेंट के आगे कि जो आयोग ने एलटी ग्रेड का सिलेबस दिया है वो सिलेबस बहुत ही अव्यवस्थित रूप से खिचड़ी सिलेबस है। जैसे ये आपके सामने सिलेबस है, बहुत छोटा सा दिख रहा होगा इस तरीके से। ये देखिए संस्कृत का छोटा सिलेबस, तो कुछ लोग तो देख के खुश हो जाते हैं कि ये सिलेबस बहुत छोटा है। अब इसने बता दिया कि इसमें ये कुछ किताबें पढ़ना है और ये व्याकरण पढ़ना है। तो अब स्टूडेंट के आगे समस्या ये होती है कि भाई कि वो कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ें, या कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। मान के चलिए उनके पास किताबें हैं, 18 किताबें हैं, तो वो ये कन्फ्यूजन रहते हैं कि साहित्य में 18 किताबों में से कौन सी पहले तैयार करें, किस पे ज़्यादा मेहनत करें। ये उनके आगे एक समस्या रहती है। और चाहे संस्कृत में कोई भी कोचिंग वाले हों या कोई भी पढ़ाने वाले हों, वो आपको ये बात नहीं बताएंगे कि इन 18 किताबों में से पहले कौन सी किताब पढ़ना है, या पहले साहित्य पढ़ना है या व्याकरण पढ़ना है, कितने नंबर का कौन सा पोर्शन आ रहा है, वो ये आपको नहीं बताएंगे। अगर उन्होंने ये आपको बता दिया तो सारे का सारा गेम आपकी समझ में आ जाएगा। फिर आप उनका कोई कोर्स नहीं खरीदेंगे, फिर आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सारे डाउट और फंडे क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा कि ये वाली किताब जो है वो इतने नंबर की आ रही है, ये किताब इतने नंबर की आ रही है। अब टीजीटी को लेके बहुत से लोगों के मन में, 99% लोगों के मन में ये भ्रम है कि अगर व्याकरण को बहुत अच्छा कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई व्याकरण आई कितने नंबर की रही है? 48 नंबर की आ रही है परीक्षा पैटर्न के हिसाब से। जो 2018 का पेपर हुआ है या इससे पहले का पेपर हुआ है, अगर आप ऑल ओवर पेपरों का एनालिसिस करो और 2018 करो तो व्याकरण तो मात्र 48 नंबर की आ रही है और साहित्य आपका 72 नंबर का आ रहा है। तो आज हम आपको जो एलटी ग्रेड का पूरा सिलेबस है संस्कृत का, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। और आप सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर कर लीजिए, ऑफलाइन कर लीजिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि कौन सी किताबें, कौन से टॉपिक पहले करना है, कौन से टॉपिक बाद में करना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे व्याकरण में अगर आपको पता लग जाए कि व्याकरण जो आ रही है उसमें 10 नंबर का प्रत्यय आ रहा है तो फिर बात ही क्या है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो पूरा प्रत्यय होता है, तद्धित हो गए, स्त्री हो गए, कृदंत हो गए। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्हें पता तो लग गया 10 नंबर का प्रत्यय, वो उनको लगता है कि पूरे प्रत्यय कंप्लीट कर दो, पूरे प्रत्यय समाप्त कर दो तो फंसेगा। ऐसा नहीं है, एग्जामिनर इतना बेरहम नहीं है, वो इतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं करता है। उसने हर जगह क्लू दिया है, हर जगह आपको हिंट्स दिए, बस वो हिंट्स पकड़ना चाहिए। ठीक है, जो परीक्षा पैटर्न विशेषज्ञ होते हैं वो इसको आसानी से पकड़ लेते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे एलटी ग्रेड के मॉडिफाई सिलेबस पर। ये कौन सा सिलेबस है? मॉडिफाई सिलेबस है। ठीक है, मॉडिफाई का मतलब समझते हैं। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, एक संपूर्ण सिलेबस होता है। जैसे उन्होंने कहा गद्य तो गद्य की किताबें हो गई, उसने कहा नाटक तो नाटक की किताबें हो गई। दूसरा सिलेबस वो होता है जो आयोग जारी करता है। तीसरा वो होता है जो मॉडिफाई होता है, वो भी 10 ईयर के हिसाब से। जितने भी आप बड़े बड़े भारत के शिक्षक हैं या बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, परीक्षा पैटर्न विशेषज्ञ हैं, उनके मुंह से एक ही बात सुनी होगी कि जिसको सिलेबस और 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर समझ लिए उसका सिलेक्शन हो गया। तो जो आपका सिलेबस है और 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उसके अकॉर्डिंग आज हम आपको एलटी ग्रेड संस्कृत सिलेबस समझाएंगे। तो पहली जो मोटी सी बात है वो ये है कि इसमें 3 खंड हैं। एक खंड साहित्य का है, एक खंड व्याकरण का है, एक खंड जीएस का है, यानी जनरल स्टडी, सामान्य ज्ञान। आपको क्लियर हो गया कि इसके एलटी ग्रेड में आपको जो 150 नंबर का पेपर आएगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसमें 3 खंड हैं। कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। पहला किसका है? साहित्य का। दूसरा क्या है? व्याकरण का। तीसरा क्या है? सामान्य ज्ञान का। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, संस्कृत की अपनी एक अलग ही विशेषता है, एक अलग ही उसका फंडा है कि अगर यहाँ रिवीजन नहीं करा तो भी चीजें जीरो हो जाती हैं। इसको बहुत से बच्चों के जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं या जो कई साल तैयारी कर रहे हैं, वो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, वो उस चीज को समझते हैं। तो आज मैं आपको मोटी मोटी 3 बातें बता रहा हूं। 3 खंड है। पहला क्या है? साहित्य। दूसरा क्या है? व्याकरण। तीसरा क्या है? सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो हम एलटी ग्रेड के सिलेबस को 3 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे? 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट हमारा कौन सा हो गया? आपका साहित्य। क्या है? साहित्य। दूसरा क्या है? व्याकरण। तीसरा क्या है? जीएस। और यहां भी मैंने क्रम बनाने के पीछे कारण है कि जो आपका साहित्य है उसमें टोटल 9 किताबें हैं। कितने किताबें हैं? 9 किताबें। यानी आपको एलटी ग्रेड का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें 9 किताबें पढ़ना है। ठीक है,
और जो व्याकरण है उसमें कितने टॉपिक पढ़ना है? 9 टॉपिक आपको व्याकरण में पढ़ना है। कितने पढ़ना है? 9 टॉपिक, 6 3 9 टॉपिक। और आपका जो जीएस है उसमें कितना है? 9 विषय आपके जीएस में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका एक हिस्सा साहित्य है, एक हिस्सा जो है व्याकरण है और एक हिस्सा जीएस है। अब परीक्षा पैटर्न क्या कहता है इसको आप समझिए। परीक्षा पैटर्न के हिसाब से जो साहित्य है उससे 72 क्वेश्चन आ रहे हैं, व्याकरण से 48 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके जीएस से जो है 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। गेम आया समझ में? यानी सबसे बड़ी मात्रा में क्या आ रहा है? साहित्य, दूसरे में व्याकरण, तीसरे में जीएस। तो ये तो एक मोटा सा वर्गीकरण हो गया कि हमको साहित्य पे बहुत खतरनाक ग्रिप बनानी है, ना कि व्याकरण पे। ठीक है, पहली चीज तो ये माइंड में बिठा लीजिए कि 72 नंबर की तो 150 नंबर में से 72 नंबर का तो अकेले साहित्य आ रहा है। और 99% क्योंकि हम ऑफलाइन संस्कृत वालों को पढ़ाते हैं तो उनके माइंड में यही पूर्वाग्रह बना होता है कि भाई जिसकी व्याकरण तैयार होगी उसका एलटी निकलेगा। हाँ, आपकी बात सही है, पर यहां पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो अधिक किसके हैं? 72 साहित्य के। और यहां भी सबसे मजेदार बात, मैं आपका काम और आसान करने जा रहा हूं कि इस टॉपिकों को भी, जो ये 18 इधर हो गए, ठीक है, बाकी 9 इधर हो गए, इनको हम 2 भाग में बांटेंगे, एक मुख्य भाग और दूसरा द्वितीय भाग। यानी जब हम इसकी प्रिपरेशन शुरू करेंगे किसकी? एलटी ग्रेड की, तो एकदम हम इसमें संस्कृत में नहीं कूदेंगे। जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, महात्मा गांधी की जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एंट्री होती है तो वो एकदम नहीं कूदते, पहले वो 2 साल घूम के भारत को समझते हैं, भारत के लोगों को समझते हैं, फिर एंट्री मारेंगे। तो हम भी ऐसा नहीं है कि एकदम इसमें एंट्री मार दी, हमें भी क्या करना है? 2 हिस्सों में तैयार करना है। एक हिस्सा ए जिसको हम मुख्य कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मुख्य, और दूसरा हिस्सा वी जिसको क्या कह सकते हैं? द्वितीय। ऐसा हम क्यों करेंगे? इसकी देखो, हमारा जो भी पढ़ाने का तरीका है या जो सम तरीका है वो सब साइकोलॉजिकल रूप से चलता है। क्या चलता है? साइकोलॉजिकल रूप से। ऐसा नहीं कुछ भी हवा में है, और ना ये हमारा है, ये सब किसका है? आयोग का है। अब साइकोलॉजिकल तरीके से देखेंगे कि ये वाला जो आप लेंथ देख रहे हो यहां से लेके, ये है हमारे मुख्य टॉपिक जो हमको पहले राउंड में तैयार करना है। ठीक है, और जो नीचे वाले आ रहे हैं ये हैं हमारे सेकंड टॉपिक जो हमको दूसरे राउंड में तैयार करना है, क्योंकि दिमाग तो लगातार भुलाएगा, एक साथ हमला करना ठीक नहीं है। वही बात हो गई ना कि जब चाणक्य पहली बार युद्ध में हारे तो जाके छुपना पड़ा, तो देखा कि एक माँ अपने बच्चे को रोटी दे रही है, तो बच्चे ने क्या करा? बीचा बीच रोटी में हाथ डाल दिया और उसका हाथ जल गया। तब माँ ने कहा कि बेटा बीचा बीच रोटी में हाथ नहीं डालते हैं, आप साइड से तोड़िए। और चाणक्य को बात समझ में आ गई कि हमें बीच से हमला नहीं करना है। तो आपको भी ऐसा नहीं करना है कि पूरा मैंने सिलेबस बता दिया, सीधे सिलेबस पे टूट पड़ना है, वरना फिर गच्चा खा जाओगे। करना यह है कि इस सिलेबस को भी हमने 2 भाग में बांट रखा है, ए और भाग बी। ए भाग में क्या है? आपके 9 टॉपिक साहित्य में हैं, 6 टॉपिक जो हैं वो किसमें? व्याकरण में हैं, और जीएस में कितने हैं? मात्र 3 टॉपिक हैं। टोटल टॉपिक कितने हैं? 18, और इससे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 106। मतलब 150 में से 106 नंबर आपके केवल और केवल क्या हो रहा है? 18 टॉपिक में आ रहे हैं। तो इनमें 18 टॉपिकों को हमने किसमें रखा है? मुख्य में, और जिसमें नंबर आ रहे हैं 106। माइंड की कुछ बत्ती जली? कुछ गेम समझ में आया? जो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सिलेबस के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से 80% क्वेश्चन आते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से 20% क्वेश्चन आते हैं। देखा, ये जो आपके 18 टॉपिक ऊपर हैं और 18 ही टॉपिक नीचे हैं, दोनों जगह टॉपिक कितने? 18। लेकिन जो ऊपर के 18 टॉपिक हैं, जो हमने 10 ईयर से, परीक्षा पैटर्न से, 10 साल का पैटर्न देख के जो क्वेश्चन आपके छांट के दिए हैं, और जो 2018 को मुख्य आधार बनाया है, क्या है उसमें कि आपके जो मुख्य 18 टॉपिक हमने ऊपर कर दिए। मतलब इस बॉर्डर से ऊपर के हमने कितने कर दिए? 18 टॉपिक, जिससे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 106। इनको हमें पहले तैयार करना है। दूसरे नंबर पे हमें क्या है? फिर हमारे 18 टॉपिक हैं, और यहां से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 44, 44। मतलब क्या कहें क्या ना कहें, लोग 98% लोग गच्चा कहाँ खा जाते हैं, मात कहाँ खा जाते हैं? वो यहीं खा जाते हैं कि बेचारों को जो नहीं पढ़ना है या कम पढ़ना है उस पर बहुत ज़्यादा चोट कर रहे हैं। पता लगा कि 9 सब्जेक्ट, 9 किताबें यहाँ भी हैं और 9 किताबें यहाँ भी हैं। यहाँ साहित्य में कितने क्वेश्चन बनना है? 50, और यहाँ कितने बनना है? 22। बेवकूफ़ी ही बेवकूफ़ी कर जाते हैं। और इसमें भी क्रम है, ऐसा नहीं है मैं चाहता तो शिवराज विजय को ऊपर रख देता, ऐसा नहीं है। परीक्षा में बारंबारता के हिसाब से, परीक्षा पैटर्न के हिसाब से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो किराता अर्जुनियम से आ रहे हैं, और जो ऐसा नहीं है कि इसी से आ रहे हैं। अगर आप टीजीटी का एग्जाम देखोगे तो टीजीटी में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है किराता अर्जुनियम से आ रहे हैं। ठीक है,
तो एक बार हम इसको हल्का सा समझते हैं, इसके बाद क्या करते हैं आपको पूरा फंडा समझाते हैं। तो हमारी चर्चा यही चल रही थी कि ये एक रणनीति भी मैं बता रहा हूं आपको और सिलेबस भी बता रहा हूं कैसे, अगर ये चीज आप समझ गए फिर ना किसी कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं। तो साहित्य का मतलब आप जानते ही हैं कि संस्कृत में एक साहित्य होता है, लिटरेचर होता है और एक व्याकरण होती है, ठीक है। तो साहित्य में जो सबसे पहली किताब आपको तैयार करना है वो किराता अर्जुनियम करना है। कुल किताबें कितनी है एलटी ग्रेड में? आपकी 18 किताबें हैं। कितनी है? 18। टीजीटी में कितनी है? मात्र 7। टीजीटी में कितनी है? मात्र 7। और एलटी ग्रेड में कितनी है आपकी? 18। 18 में से 9 बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको पहले राउंड में तैयार करना है। और उन 9 में से भी पहली ऐसी किताब कौन सी है जो आपको नंबर 1 पे पढ़ना है? किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम। और अगर आप डिमांड करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको यह भी बता सकता हूं किराता अर्जुनियम का परीक्षा पैटर्न कि भाई किराता अर्जुनियम में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कभी पहले पढ़ना है या सूक्ति पहले पढ़ना है, कैसे कौन सा हिस्सा तैयार करना है, कुल कितनी तरीके के क्वेश्चन किराता अर्जुनियम से बना रहा है, ये सारा जो है अगर आप कमेंट करेंगे या पूछेंगे तो आपको यह भी बताया जाएगा। क्योंकि यह चीज आप सर्च करके देख लीजिए, आपको कहीं भी किसी भी आपको प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई पता है कि अगर बच्चे को पता लग गया फिर तो कोई मसला ही खत्म है। तो आपको पहले नंबर पे जो किताब तैयार करना है किराता अर्जुनियम, जिससे कि 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी 8 आते हैं तो कभी 11 हो जाते हैं, कभी कभी तो हद भी मचा दी गई है, 13 से 14 क्वेश्चन भी आए हैं। तो आपको नंबर 1 पे क्या तैयार करना है? किराता अर्जुनियम। राजनीतिक ग्रंथ है, बस किराता अर्जुनियम की पूरी एक बात ही अच्छी लगती है कि पूरा ग्रंथ समाप्ति हो जाती है, पर बेचारे तो इस तरीके से एक राजनीतिक ग्रंथ है, अगर इसको अंदर से बताने लगे तो मान के चलिए लंबा खिंच जाएगा, पता ही होगा, ठीक है। तो अब वो धर्मराज होते हैं और द्रौपदी होती हैं। धर्मराज तो पूरे ग्रंथ में बोलते ही नहीं है, व्यक्तित्व हो तो धर्मराज जैसा, ठीक है। तो अगला देखिए आप, दूसरा ग्रंथ क्या है आपका? उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम। तो उत्तर अभी अंदर से नहीं बताएंगे कि इसमें कहानी क्या है। तो किराता अर्जुनियम पहले नंबर पे तैयार करना है, दूसरे पे करना है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम, पत्थरों को भी रुला दिया, ठीक है। तीसरे पे क्या करना है? नीति शतक। क्या है? नीति शतक। स्थिर और आसान जगह में बुद्धिमान दो दो अर्थ में जीता। पूरी अच्छी आप पढ़ लीजिए, उसको मजा आएगा। तो दूसरी किताब आप तीसरी तैयार करना है आपको, नीति शतक, जो आ रही है 6 नंबर की। मान के चलिए इसका लेवल रहता है। गीता आपकी 6 नंबर की, चौथे नंबर पे गीता पढ़ना है, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना है, कितने? 5 नंबर में। मेघदूत 5 नंबर में। अब मेघदूत में आपने कई बार यक्ष का मार्ग याद किया होगा, कई बार आपने देखा होगा, आप भूल गए होंगे। मैं आपको यक्ष का मार्ग पूरा डायग्राम से, और डायग्राम में ऐसा नहीं कि पूरा भारत का नक्शा बना के उसके महल का चित्र बना के उस पर आपको समझा दिया जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। कठोपनिषद से 4 क्वेश्चन, सुखनासोपदेश से 4 क्वेश्चन, शिवराज विजय से 4 क्वेश्चन, यानी जो आपको 9 किताबें पहले राउंड में तैयार करना है, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने? 50। 150 में से 50, आपका 33% तो यही गेम ओवर। तो ये आपका क्या करना है? मुख में करना है, ठीक है। मतलब पहले राउंड में ये तैयार करना है। इसके बाद रामायण से 4 क्वेश्चन, महाभारत से 3 क्वेश्चन, शिशुपाल बदम से 3 क्वेश्चन, कुमार संभव से 3 क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस से आपके 3 क्वेश्चन, रघुवंश से 2 क्वेश्चन, सूक्ति से 2 क्वेश्चन, प्रजा आपका पंचतंत्र से 1 क्वेश्चन, प्रतिमा नाटक के क्वेश्चन। आपके जान के होश उड़ जाएंगे कि जो डीएसएसबी का ब्लूप्रिंट है, परीक्षा पैटर्न है, उसमें सर्वाधिक क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने किसी से दिए हैं तो किससे दिए? प्रतिमा नाटक से, तबाही मचा दिए। और किससे दिए? रघुवंश से। किससे दिए? रघुवंश से, पंचतंत्र से। तो ये विभिन्न परीक्षाओं के पैटर्न अलग अलग होते हैं। तो हमको पहले राउंड में अब देखिए कि जो आपका मुख वाला है उसमें 50 नंबर आ रहा है, और जो आपका सेकंड है उसमें कितना आ रहा है? 22 नंबर का आ रहा है। तो पहले राउंड में हमें क्या तैयार करना है? 50 नंबर करना है। अब हम आते हैं व्याकरण पर। तो व्याकरण में कुल टॉपिक कितने हैं? 9 टॉपिकों में जो पहला टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? प्रत्यय। एलटी ग्रेड में प्रत्यय से 10 क्वेश्चन आए। सोच के देखो, 150 में से 10 क्वेश्चन प्रत्यय से, ठीक है। और प्रत्यय में भी ऐसा नहीं सारे प्रत्यय पढ़ना है, प्रत्यय का भी अपना एक हिसाब है, ठीक है। तो उसमें भी ये पता लग जाता है और आराम से क्लियर होता है कि कहां से प्रत्यय क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरे नंबर तैयार करना है समास, 8 क्वेश्चन। कितने? समास।
और ध्यान रखिए यहाँ पे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, क्योंकि जो टीजीटी है वो बाबूराम सक्सेना के अनुसार चलता है और ये जो है व्याकरण इसका एलटी ग्रेड का ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार चलता है। समास आपके 8 नंबर के आ रहे हैं, संधि आपकी 7 नंबर की आ रही है, कारक 5 नंबर के आ रहे हैं और वही जो शब्द रूप हैं वो कितने नंबर के आ रहे हैं? 5 नंबर के, जिसमें शब्द रूप 4 नंबर के हैं और सर्वनाम रूप 1 नंबर के हैं, धातु रूप 4 नंबर के। कुल मिला के 6 टॉपिक से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? 1 कम 40 यानी 39, और गिनती से 4, प्रत्याहार से 3, वाच्य से 2, 9। ठीक है, तो इस तरीके से कितने हो गए? 48। मतलब एक तरीके से काफी अधिक मात्रा में आ रहा है साहित्य। अब इसके बाद आपको जो जीएस तैयार करना है तो नंबर 1 पे तैयार करना है भूगोल। हमारे चैनल पे भूगोल के जितने सिलेबस हैं वो आपके पड़े हुए हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और भूगोल क्या है? भूगोल आपका 8 नंबर का आ रहा है। इतिहास आपका मतलब पहले नंबर भूगोल तैयार करना है, दूसरे नंबर पे इतिहास, तीसरे नंबर पे कृषि, यानी अकेले 3 विषय तैयार कर लिए तो 17 नंबर आपके तैयार हो गए। और इसके बाद आपका जो अन्य गौड़ यानी सेकेंडरी या द्वितीय करके कहेंगे, उसमें राजनीति विज्ञान 3 नंबर का, विज्ञान 3 नंबर का, करंट अफेयर 3 नंबर का, गणित 3 नंबर का, कंप्यूटर 1 नंबर का। अर्थशास्त्र क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभार एक आध आ जाता है, वो हम करंट में ऐड कर देते हैं। उस क्वेश्चन की प्रकृति ये होती है कि वो करंट का ही बन जाता है। ठीक है, तो अब आपने क्या समझा कि आपके 3 हिस्सों में मोटी मोटी सी बातें आपको क्या पता लगी कि भाई जो नंबर 1 पे हमें चोट करना है वो साहित्य पे करना है, नंबर 2 पे व्याकरण पे और इस पे, और इसमें भी सारे टॉपिकों पे एकदम नहीं टूट पड़ना है। पहले हमको मुख वाले करना है जो 106 नंबर का आ रहा है और 18 टॉपिक, और दूसरे नंबर पे जो हमें करना है वो क्या करना है? द्वितीय स्तर, जिससे नंबर कितने आ रहे हैं? 44 नंबर कितने आ रहे हैं? 44। ठीक है, तो अब आपको तैयारी अपनी कहां से शुरू करना है? फिर वही वाली बात आ गई, आपको जो टाइम टेबल बनाना है वो 3 हिस्सों वाला बनाना है। एक हिस्से में आप साहित्य रखेंगे, एक में व्याकरण रखेंगे, एक में जीएस रखेंगे। अब जब आप साहित्य की शुरुआत करेंगे तो साहित्य में शुरुआत करेंगे किससे? किरातार्जुनीयम से। अब किरातार्जुनीयम पूरी हो जाएगी तो उत्तर रामचरितम, फिर नीति शतक, ऐसे ही करके आप एक एक करते रहेंगे और करने के बाद जो किताबें होती जाएंगी उनको टिक लगाते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे ही आपको इधर व्याकरण की शुरुआत कहां से करना है? पिरते। अच्छा, ऐसा करना टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंज ये ले लेना कि जैसे यहाँ पे जो जीएस है और ये व्याकरण है तो यहाँ पे फिर जीएस रख लेना और यहाँ पे व्याकरण, और सुबह के टाइम आप रखना साहित्य को। किसको रखना? साहित्य को रखना। 48 नंबर 30 नंबर। तो जब सुबह को साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य पढ़ने के बाद मूड को सही करने के लिए, थोड़ा चेंज करने के लिए आप जीएस पढ़ लीजिए, और जीएस के बाद आपको दोपहर के बाद या शाम को आप व्याकरण भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से पहले साहित्य पढ़ना है, फिर जीएस पढ़ना है, फिर व्याकरण पढ़ना है। तो आपको साहित्य में भी शुरुआत कहां से करना है? किरातार्जुनीयम से, व्याकरण में पिरते से और भूगोल उसमें जीएस में भूगोल से। और अगर आपको यही नहीं पता कि किरातार्जुनीयम में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, ये भी आपको बताया जाएगा। और अगर पिरते में पूछना है तो वो भी आपको बताया जाएगा, और भूगोल में तो हमने ऑलरेडी बता ही दिया है खोल के सिलेबस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये आपका मॉडिफाई सिलेबस हो गया संस्कृत का। अब एक नियम और है इसके बाद कि भाई हमें संस्कृत का सिलेबस याद करना है। अब ये तो आपको याद होगा नहीं। क्यों नहीं याद होगा? क्योंकि याद होने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जितनी किताबें लगी हैं इनकी जड़ क्या है। जड़ का मतलब इसमें कौन से गद हैं, कौन से, हालांकि तैयारी आपको इस तरीके से करना है, लेकिन जो सिलेबस को याद करना है माइंड में फिगर बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए, तो उसको जो है आपको एक क्रम में पता होना चाहिए। क्रम का मतलब क्या है कि जैसे इसमें नाटक कौन कौन से हैं, गद कौन सा है, काव्य कौन सा है, और जो इस तरीके से महाकाव्य कौन से हैं। तो ये एक अलग तरीके का डायग्राम बनेगा, अलग तरीके का, जो कि एक हिंट देगा कि इसमें ये हैं, लेकिन तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करना है आपको। अब कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, विज्ञान पढ़ जा रहे हैं, विज्ञानी पढ़ जा रहे हैं, जबकि भूगोल 8 नंबर का आ रहा है। कुछ बाच पढ़ जा रहे हैं जबकि 2 नंबर का रहा है। और अगर आपको शब्द रूप धातु रूप नहीं याद होते हैं, याद होने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको ट्रिक से ही बता सकता हूं। आप बताइएगा तो कमेंट करके कि चाहिए नहीं चाहिए, कि धातु रूप और शब्द रूप आपको ट्रिक से बताए जा सकते हैं जो आप कभी नहीं भूलोगे। और यहाँ पे जो वाच्य है, वाच्य की भी ट्रिक है, और इन सब का अपना एक पैटर्न है जो बताता है क्वेश्चन का। देखो मेहनत बहुत ज्यादा नहीं करना है। होता क्या है कि आपको पता है कि ये क्या है, ये पूरा एक टॉपिक का पेट है। अब यहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन हिस्सों को पहले तैयार करो, और जहां से कम आ रहे हैं उनको बाद तैयार करो। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस है, इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।